वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल। आज हम 5th EVS 2 का 8th लेसन बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। पहले के टॉपिक में हमने देखा था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और एग्रीकल्चर कैसे स्टार्ट हुआ। उसके बाद हमने देखा था कि वेरियस ऑक्यूपेशंस और स्पेशल स्किल्स उन लोगों ने कैसे इन्वेंट किए थे, कैसे अर्दन पॉट्स बनाए, बीड्स कैसे बनाए, ये हमने हमारे पहले टॉपिक में कंप्लीट किया था। अब हम देखेंगे म्यूचुअल कोऑपरेशन और कम्युनिटी लाइफ कैसा था, स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेस कैसे थे और उस टाइम पे विलेज सेटलमेंट और फैमिली कैसे बनते गए। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का थर्ड टॉपिक कम्युनिटी लाइफ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब कि एक दूसरे को हेल्प करना। द फार्मर्स इन द विलेज सेटलमेंट वर नाउ प्रोड्यूसिंग सरप्लस फूड। अब विलेज सेटलमेंट में फार्मर्स बहुत अच्छी तरह से मतलब कि ज्यादा से ज्यादा फूड वो प्रोड्यूस करने लगे थे एग्रीकल्चर में। दे नीडेड स्किल्ड क्राफ्टमैन फॉर टास्क लाइक मेकिंग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स एंड रिपेयरिंग दे। अब उनको किस बात की जरूरत थी? तो क्राफ्टमैन की, स्किल्ड क्राफ्टमैन की जरूरत थी जो एग्रीकल्चर में जो इम्प्लीमेंट्स थे उनको रिपेयर कर सके, जो उनको एग्रीकल्चर में हेल्प कर सके। Such a craftsmen were paid in the form of food grains or other articles. तो उन क्राफ्टमैन्स को वो पे करते थे। किस फॉर्म में पे करते थे? तो उनको फूड ग्रेन्स दिया जाता था, नहीं तो आर्टिकल्स जो वो अर्दन पॉट्स थे, बीड्स थे, वो आर्टिकल्स वो उनको देते थे। The craftsmen needed to obtain their raw material from long distance. क्राफ्टमैन को क्या चाहिए था? द क्राफ्टमैन नीडेड टू ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस। क्राफ्टमैन को जो रॉ मटेरियल चाहिए वो उन्हें बहुत दूर के डिस्टेंस से अवेलेबल होता था। द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल वॉज ऑल्सो पेड इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स एंड आर्टिकल। और ये रॉ मटेरियल की भी जो प्राइस थी वो भी उनको फूड ग्रेन्स और आर्टिकल्स में भी पे करनी पड़ती थी। Thus the barter system of buying and selling was established। और इसी वजह से बार्टर सिस्टम एस्टैब्लिश हुई। बार्टर सिस्टम मतलब कि क्या? जैसे देखो, एक पर्सन अर्दन पॉट्स बना रहा है और एक पर्सन है जो खेती कर रहा है। तो अर्दन पॉट्स वो क्या करेगा? खुद के लिए रखेगा और बाकी के वो बेचेगा और उसके बदले उसको, जो फार्मर था वो उसके बदले उसको फूड ग्रेन्स देता था। इसी को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। द बार्टर सिस्टम ऑल्सो बिगेन टू बी यूज्ड वेयर देयर वाज अ नीड टू ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड ऑब्जेक्ट एंड अदर आर्टिकल्स ऑफ अ डेली यूज एक्सेट्रा। तो बार्टर सिस्टम किस बात के लिए यूज हुआ? जो उनकी बेसिक नीड थी, मतलब कि किसी को रॉ मटेरियल चाहिए, फिनिश्ड ऑब्जेक्ट चाहिए, आर्टिकल्स चाहिए डेली यूज के लिए, और हर एक चीज में बार्टर सिस्टम यूज किया गया। फ्रॉम अदर प्लेसेस salt is essential item. Most of the village settlement needed to obtain it from far away place. तो उस टाइम पे भी जैसे अभी भी हमें सॉल्ट एक इसेंशियल आइटम है हमारे डेली लाइफ में, वैसे ही उस टाइम पे भी था। तो विलेज सेटलमेंट में ये जो सॉल्ट अवेलेबल होता था वो बहुत दूर के प्लेस से उनको मिलता था। Salt traders also traded articles they received in exchange of a salt. सॉल्ट ट्रेडर्स क्या करते थे? तो ट्रेडिंग करते थे। किस बात की ट्रेडिंग? जो भी आर्टिकल्स उनको मिलते थे, सॉल्ट के बदले जो भी आर्टिकल्स उनको मिलते थे वो भी वो एक्सचेंज करते थे। द सॉल्ट ट्रेड हेल्प द एक्सपांशन ऑफ ट्रेड इन द न्यू स्टोन एज। और इसी वजह से सॉल्ट ट्रेडिंग की वजह से ही ट्रेडिंग एक्सपांड होता गया, मतलब कि बढ़ता गया न्यू स्टोन एज में। The village community made rules for mutual cooperation in order to keep this system of trade and distribution of the resources running smoothly. जो भी ये ट्रेडिंग करते थे, जो ट्रेडिंग सिस्टम था और रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो वो स्मूथली रन होने के लिए, स्मूथली होने के लिए विलेज कम्युनिटी में म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए कुछ रूल्स बनाए। The people responsible for the implementation of these rules became the chief of village
सेटलमेंट। द पीपल रिस्पॉन्सिबल मतलब कि जो कौन से भी लोग उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबल थे किस बात के लिए, तो ये रूल्स इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो विलेज सेटलमेंट में चीफ होते गए। जैसे कि अब हम ग्राम पंचायत होता है, पूरे गांव को वो रूल्स बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वैसे ही विलेज सेटलमेंट में कुछ लोग चीफ बने जो ये रूल्स इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। द चीफ वर ऑल्सो इंटरेस्टेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ द विलेज। तो चीफ को ही क्या करना पड़ता था, तो विलेज की प्रोटेक्शन भी करने की जिम्मेदारी थी उसके ऊपर। दिस इज हाउ द विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम केम इनटू बीइंग। और ऐसे ही विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस्टेब्लिश होता गया। Evidences of protective wall and moat around the village settlements of the New Stone Age has been found in excavation. Excavation मतलब कि क्या, खोदना। न्यू स्टोन एज में क्या था, तो उनको एविडेंसेस मिले। किस बात के एविडेंसेस मिले, तो प्रोटेक्टिव वॉल और मोट्स बनाए गए थे विलेज के सराउंडिंग में, इसके प्रूफ मिले उनको। These walls were built to protect the village settlements from the flood, wild animal and outsider who stole the village cattle. तो ये walls बनाए गए किस बात के लिए बनाए गए, तो विलेज सेटलमेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए। किससे प्रोटेक्शन चाहिए था उनको, तो फ्लड से, वाइल्ड एनिमल से और आउटसाइडर मतलब कि जो थीव्स थे जो विलेज कैटल्स को चोरी कर रहे थे, उनसे उनको प्रोटेक्शन मिलता गया इन वॉल से। उसके बाद देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेस। द हाउसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू स्टोन एज वर मेड ऑफ बैटल एंड दाउ। जो न्यू स्टोन एज में जो हाउसेस मतलब कि घर बनाने में स्टार्ट हुआ, वो किससे बनाए जाते थे, बैटल और दाउब से बनाए जाते थे। द वॉल वर स्क्रीन्स वोवन फ्रॉम स्टिक्स और बैम्बू प्लास्टर्ड विद द मड और काउडंग। जो वॉल्स बनाए गए वो वोवन स्टिक से नहीं तो बाम्बू से बनाए गए, उनको प्लास्टर किया गया मड और काउ डंग से। लेटर द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज सेटलमेंट ग्रीव बिकॉज ऑफ द फूड वॉज अवेलेबल इन प्लेंटी। उसके बाद पॉपुलेशन गांव की लोक संख्या बढ़ती गई, किस बात से, तो ज्यादा से ज्यादा फूड उन्हें अवेलेबल होता गया, इस वजह से। द विलेज सेटलमेंट बिकम परमानेंट एंड एक्सपांडेड। और इसी वजह से विलेज सेटलमेंट परमानेंट होता गया, मतलब कि लोगों को उस टाइम पे माइग्रेट करने के लिए, मतलब कि एक गांव छोड़ के दूसरे गांव जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा फूड अवेलेबल था, फूड ग्रेन्स थे, और इसी वजह से वो वहां पे परमानेंटली रहने लगे और एक्सपांड भी होने लगे। स्टिल लेटर पीपल बिगेन टू बिल्ड अ क्वाड्रेंगुलर हाउसेस ऑफ द सन ड्राइड ब्रिक्स। और उसके बाद लोगों ने क्वाड्रेंगुलर मतलब कि देखो यहाँ पे हमें डायग्राम दिया है, क्वाड्रेंगुलर जैसे कि नीचे क्वाड्रिलेटरल मतलब कि रेक्टेंगुलर जैसा था और ऊपर से वो ऐसे ट्रायंगुलर थे। और ये जो घर बनाए थे वो सन ड्राइड ब्रिक से मतलब कि मिट्टी के ही बीट बनाए गए थे, लेकिन उनको सुखा के मतलब कि ड्राई किया गया और इसी से ये घर बनाने लगे। Some houses appear to have had more than one room. कुछ घरों में एक से भी ज्यादा रूम्स अवेलेबल थे। The houses were built very close to each other. Regional differences are seen in the style of the constructing houses depending on the local climate. ये घर बहुत ही पास पास थे, मतलब कि उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो बहुत ही कम था। रीजनल डिफरेंसेस, रीजनल डिफरेंसेस मतलब कि क्या, अगर कौन से स्टेट चेंज होता है तो हाउसेस कंस्ट्रक्शन का जो स्टाइल था वो भी चेंज होता गया। क्यों, क्योंकि हर एक प्लेस का क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज है। जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है वहां पे अलग घर, अलग टाइप के घर होंगे, जहाँ पे गर्म हवा है, हॉट क्लाइमेट है, वहां के घर अलग टाइप के होंगे। विलेज सेटलमेंट, काइंडशिप एंड फैमिली। It appears from the plans of the houses and the village settlement that people staying there belongs to a single clan. It appears from plans of the houses.
तो इसमें हमें क्या देखना है, तो विलेज सेटलमेंट में लोग एक सिंगल क्लान्स में रहते हैं। क्लान्स मतलब कि क्या, तो हर एक इंसान एक ही जगह पे रहेगा, मतलब कि ग्रुप, क्लान्स मतलब कि ग्रुप बना के रहेगा। इट मीन्स दैट दे वर ऑल रिलेटेड टू वन अनदर। इसका मीनिंग क्या है, तो ये लोग एक दूसरे से रिलेट करते थे। Thus the entire village settlement was extended family, और इसी वजह से ये पूरा विलेज सेटलमेंट क्या था, एक एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब कि एक बड़ी सी फैमिली बन गया। People living in one house were close relations, but they were also member of extended village family. एक घर में जो लोग रहते थे वो क्लोज रिलेशन में थे और पूरा विलेज कंसिडर किया गया, तो एक एक्सटेंडेड विलेज फैमिली बनते गए। A dead person was buried either in the house or in the courtyard. अगर किसी घर में कोई इंसान मरता है तो उसको उसी के घर में, नहीं तो कॉर्टयार्ड में हम गाड़ देते थे। बरीड मतलब कि जमीन में एक बड़ा सा खड्डा करना और उसके अंदर गाड़ देना। Perhaps the idea was that person's bond with the family should not get cut off even after the death. और इसके पीछे रीजन क्या था, तो इस पर्सन का जो बॉन्ड है अपनी फैमिली के साथ वो मरने के बाद भी ना टूटे, वो उसका बॉन्ड वैसे ही रहना चाहिए अपने फैमिली के साथ, वो इंसान वैसे ही अपनी फैमिली के साथ हमेशा के लिए रहना चाहिए, और इसी वजह से उसको उसी के घर में गाड़ दिया जाता था, नहीं तो कोर्टयार्ड में। Families would also bury various articles with the dead person for them to use even after death. जैसे कि यहाँ देखो, वो लोग लाइफ आफ्टर द डेथ पे बिलीव करते थे और इसी वजह से वो अपनी, मतलब कि उसकी जो फैमिली थी बची हुई, तो वो क्या करती थी, जो कौन सी भी चीजें उस इंसान को पसंद थी, आर्टिकल्स और फूड ग्रेन्स मान लो, तो वो सारा उसके साथ वो गाड़ देते थे, क्योंकि वो आफ्टर द डेथ मतलब कि मरने के बाद भी वो चीजें यूज करता है, ऐसे उनको मानना था। वो लाइफ आफ्टर द डेथ पे बिलीव करते थे। तो यहीं पे हमारा ये लेसन खत्म होता है। आपको हमारा ये चैप्टर कैसे लगा और हमारा ये आज का वीडियो कैसे लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे वीडियोस के आपको हेल्प हो रही है तो वीडियोस को लाइक शेयर ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए, और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय बाय।